स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज़ में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 9 जुलाई 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि आज पूरा बिहार बंद रहने वाला है। जहां बिहार में विपक्षी दलों ने वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के खिलाफ पूरा बिहार बंद करने का आह्वान किया है। इस बंद का ऐलान चुनाव आयोग के मतदाता सूची के निरीक्षण के फैसले के खिलाफ किया गया है। इस बिहार बंद में शामिल होने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी बिहार पहुंच रहे हैं। बताया गया है कि राहुल गांधी एक मार्च का नेतृत्व करेंगे जो कि राजधानी पटना में निकाला जाएगा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी उनके साथ रहेंगे। चुनाव आयोग के फैसले पर हल्ला मचाने की कड़ी में विपक्ष का यह सबसे नया कदम है। आपको बता दूं कि बिहार में चुनाव से पहले चुनावी प्रक्रिया पर महागठबंधन माहौल तैयार करना चाहते हैं। जब चुनाव आयोग ने जब से मतदाताओं की सूची का निरीक्षण करने का काम चालू किया है तब से ही बयानों से लेकर के कोर्ट तक इस मुद्दे को उछाला जा रहा है। आरजेडी तो इस मुद्दे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के सामने भी पहुंच गई है। जब चुनाव आयोग ने लगातार इस मामले में इन सब के द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम को लेकर के स्पष्टीकरण दिए हैं, लेकिन ये पार्टियां इसे भुनाने के प्रयास में हैं। दोस्तों बिहार में महिला पुलिस के सजने संवरने पर रोक लगा दी गई है। बड़े बड़े झुमके महिला पुलिस कर्मी नहीं पहन सकती है, नथिया नहीं पहन सकती है, मेकअप का भी नहीं कर सकती है। अब खाकी की शेरनियों को कर्तव्य का पालन करने के दौरान मर्यादा और अनुशासन के विपरीत वाले श्रृंगार से दूर रहना होगा। जी हाँ, बिहार के पुलिस महानिदेशक यानी कि बिहार के डीजीपी विनय कुमार के निर्देश में पर पुलिस मुख्यालय ने कर्तव्य पालन के दौरान ऐसे श्रृंगार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब बिहार में तैनात महिला पुलिस पदाधिकारी हो या फिर कर्मी कर्तव्य पालन के दौरान बड़े आकार के झुमकी, नथिया, चूड़ियाँ या फिर अन्य श्रृंगार प्रसाधन का इस्तेमाल नहीं कर सकती है। या पुलिस महकमे में काफ़ी संख्या में महिला पुलिस पदाधिकारी और फिर कर्मी सेवा के दौरान बड़े आकार का आभूषण यानी कि ज्वेलरी जैसे कि झुमका हुआ, नथिया, चूड़ी या फिर अन्य श्रृंगार प्रावधान का इस्तेमाल कर रही है। वहाँ पर डीजीपी ने माना है कि पुलिस पदाधिकारियों और फिर कर्मियों की मर्यादा एवं अनुशासन के विपरीत है, इसलिए इसको नहीं पहना जाएगा आज के बाद से। दोस्तों पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने आज और कल के लिए मौसम अपडेट जारी किया है। आपको बता दूं कि पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने आज 9 और फिर कल 10 जुलाई के लिए बिहार के 11 जिलों में हल्के से मध्यम बारिश और फिर आंधी तूफान का येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, नवादा, नैन, गया, जमुई, बांका, मुंगेर और फिर भागलपुर शामिल है। मौसम विभाग के अनुसार इन क्षेत्रों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। साथ ही साथ में गर्जन और फिर वज्रपात की भी संभावना है। यह लोगों को सतर्क रहने और फिर खुले मैदानों में पैरों के नीचे या फिर ऊंची जगहों पर जाने से बचने की सलाह दी गई है। ये बारिश, गर्मी और फिर उमस से परेशान लोगों के लिए राहत ला सकती है। हालांकि बिहार में इस साल मानसून की कमजोरी ने कई जिलों में सूखे जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार जुलाई में अब तक 46% कम बारिश दर्ज की गई है और फिर कुछ जिलों में सामान्य से 50 से 89% तक कम वर्षा हुई है। बिहार आमतौर पर जुलाई अगस्त में बाढ़ की चपेट में रहता था। इस बार 20 से अधिक जिलों में सूखे की स्थिति का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। जहाँ केवल 4 जिले कटिहार, अररिया, मधेपुरा और फिर पूर्णिया में सामान्य या फिर उससे अधिक बारिश हुई है। ये स्थिति किसानों के लिए चिंताजनक है क्योंकि बारिश की कमी से फसलों की बुआई भी प्रभावित हो रही है। दोस्तों मनीष कश्यप का साथ लेना कहीं प्रशांत किशोर का महंगा न पड़ जाए। आपको बता दूं कि बिहार विधानसभा चुनाव के सियासी तपिश के साथ चर्चित और फिर विवादित यूट्यूबर मनीष कश्यप ने प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी का दामन थाम लिया है। प्रशांत किशोर ने पटना के बापू भवन में मनीष कश्यप को पार्टी की सदस्यता दिलाई है। जब पिछले महीने मनीष कश्यप ने नाराज होकर के बीजेपी छोड़ दी थी और फिर अब जनसुराज के साथ अपनी राजनीतिक पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया है। मनीष को साथ लेकर के प्रशांत किशोर ने भले ही अपने समीकरण को दुरुस्त करने का दावा चला हो, लेकिन इसके साथ ही उनकी अतीत की सियासी परत दर परत खोली जाने लगी है। महात्मा गांधी से लेकर के मुस्लिम समुदाय के खिलाफ की गई मनीष कश्यप की टिप्पणी जनसुराज पार्टी के लिए सियासी तौर पर महंगा न पड़ जाए। जहां मनीष कश्यप पिछले साल 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ही बीजेपी में शामिल हुए थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। इसके बाद उनका पार्टी से मोहभंग हो गया। 19 मई को पटना मेडिकल कॉलेज में हुई घटना के दौरान मनीष कश्यप को 3 घंटे के लिए बंधक बना लिया गया था। एक जूनियर डॉक्टर से उनकी कहासुनी के बाद कुछ डॉक्टरों ने
और उनके साथ कथित तौर पर मारपीट की थी। इस घटना के बाद ही उनकी नाराजगी बढ़ गई है और फिर 7 जून को सीधे फेसबुक लाइव आकर के बीजेपी को अलविदा कह दिया था। माना जाता है कि मनीष कश्यप बीजेपी नेता और फिर नीतीश कुमार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से नाराज थे, इसलिए उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। उन्होंने कहा था कि बीजेपी में रहकर के मैं खुद को नहीं बचा पाया तो लोगों की मदद क्या करूंगा। मैंने अपना सब कुछ पार्टी को समर्पित किया है, लेकिन अब इस फैसले के लिए मजबूर हो गया हूं। मनीष कश्यप ने बीजेपी से नाता तोड़ने के बाद प्रशांत किशोर और जय सिंह की से मुलाकात की थी और उसके बाद पार्टी में शामिल हुए थे। आपको बता दूं कि विवादास्पद यूट्यूबर मनीष कश्यप भूमिहार जाति से आते हैं। जेल जाने से लेकर के बीजेपी में शामिल होने तक उनका राजनीतिक कैरियर उतार चढ़ाव वाला रहा है, लेकिन बिहार में जाति पॉलिटिक्स उन्हें बिहार चुनाव में जनसुराज के सियासी खांचे में फिट बैठा रही है। मनीष उत्तर बिहार के बेल्ट में जनसुराज को सियासी तौर पर मजबूत दे सकते हैं, जब मनीष कश्यप के जरिए प्रशांत किशोर एक बड़ा भूमिहार कार्ड खेल सकते हैं। वहीं पर मुजफ्फरपुर और फिर बेगूसराय जैसे क्षेत्र में भूमिहार वोटरों का दबदबा है और फिर कश्यप की लोकप्रियता युवाओं को आकर्षित कर सकती है, लेकिन मनीष कश्यप सरकार विरोधी पब्लिसिटी में ज्यादा माहिर है। ऐसे में उनकी यही स्ट्रेटजी प्रशांत किशोर के लिए भूमिहार वोटरों को जोड़ने में मास्टर स्ट्रोक बन सकती है। लेकिन जनसुराज पार्टी में आने से मुस्लिम और फिर दूसरे सेकुलर वोटों का गणित गड़बड़ाने का खतरा है। जब बिहार की सियासत में प्रशांत किशोर मुस्लिम वोटों को साधने के लिए तमाम जतन कर रहे हैं, लेकिन मनीष कश्यप के जनसुराज पार्टी में शामिल होने के बाद जिस तरह से उनके अतीत में दिए गए बयानों को सोशल मीडिया में वायरल किया जा रहा है, वो प्रशांत किशोर के लिए चिंता का सबब बन सकती है। उन्होंने जब अपना यूट्यूब चैनल बनाया था तो पूरी तरह से उसे मुस्लिम विरोध के एजेंडे पर रखा था। मुसलमानों को लेकर के तमाम विवादित और फिर आपत्तिजनक बयान भी दिए थे, जिन्हें अब उनके विरोध सोशल मीडिया के जरिए रख रहे हैं, विरोधी सोशल मीडिया के जरिए रख रहे हैं। मनीष कश्यप के अतीत में दिए गए बयान जनसुराज के लिए सियासी टेंशन बन गए हैं। मुस्लिम समुदाय ही नहीं बल्कि महात्मा गांधी को लेकर भी विवादित टिप्पणी कर चुके हैं। दोस्तों 4 जुलाई 2025 दिन शुक्रवार वक्त रात करीब 11:38 पर गांधी मैदान थाना से महज कुछ ही 100 मीटर की दूरी पर घर के गेट पर बिहार के चर्चित कारोबारी और बेहद रसूखदार गोपाल खेमका को पूर्व से घात लगाए इंतजार कर रहे एक लौते शूटर ने हेड शॉट मार करके उनकी जान ले ली और फरार हो गया। इस वारदात से कोहराम मच गया। पुलिस या तंत्र से लेकर के कारोबारी जगत और फिर सत्ता पक्ष और विपक्ष में हरकत मच गई। अब बताया जाता है कि गोपाल खेमका की सुपारी लेने वाला उमेश यादव को धर दबोचा है। उमेश की गिरफ्तारी और फिर पूछताछ के बाद एसआईटी द्वारा अब तक 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ चल रही है। वहीं पर दूसरी तरफ मंगलवार की अहले सुबह एक आरोपी का एनकाउंटर कर दिया गया है। कथित तौर पर आरोपी विकास उर्फ राजा ने शूटर उमेश को हथियार उपलब्ध कराए थे। हत्याकांड की जांच को लेकर के एसआईटी और फिर एसटीएफ रेड करने आ गई थी। इस दौरान पुलिस को देखते ही राजा ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली से हुए मारा गया। वहीं पर मूल रूप से जहानाबाद के काको का निवासी उमेश यादव बेहद शातिर अपराधी है। इसका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास रहा है। यह पहली बार चर्चा में तब आया जब वो 7 दिसंबर 2018 को पहली बार मोकामा टाल मोकामा के कुख्यात दिवाकर यादव के संग और अन्य 2 साथियों समेत एसटीएफ के हत्थे चढ़ा। यह गिरफ्तारी के वक्त इनके कब्जे से एसटीएफ ने 315 बोर के सैकड़ों कारतूस, 30,500 कैश और फिर 6 मोबाइल बरामद किया था। दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव में फर्जी मतदाताओं की छटनी के लिए चुनाव आयोग ने 24 जून को बिहार में मतदाता सूची के स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन यानी कि एसआईआर मतदाता पुनर्निरीक्षण अभियान शुरू कराने का आदेश दिया था। आदेश के अनुसार मतदाता बनने के लिए गन्ना फॉर्म भरना जरूरी है। फॉर्म के साथ आधार कार्ड को छोड़ करके अन्य 11 दस्तावेजों को वैध माना गया है। यह दस्तावेज मांगने से विरोधी पार्टियों ने आदेश का विरोध शुरू कर दिया। इससे पूरे राज्य में कन्फ्यूजन की स्थिति बन गई है। चुनाव आयोग और फिर राजनीतिक दलों के बीच बिहार में मतदाता सूची अभियान पर हो रहे विवाद के बीच मतदाताओं में भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया है। कन्फ्यूजन इस बात का है कि मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए केवल गन्ना फॉर्म भरना है या फिर दस्तावेज भी देना है। वहीं पर दस्तावेज जमा नहीं होंगे तो फिर क्या नाम कट जाएगा, ये भी सवाल है। तो ऐसे कई सवाल आम आदमी सहित नेताओं के मन में भी खड़े हो रहे हैं। जब मामले में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने पूरी स्थिति को साफ करते हुए कहा कि मतदाता बनने के लिए दस्तावेज देना अनिवार्य है। गन्ना फॉर्म भरते समय नहीं तो फिर बाद में
में भी दस्तावेज जमा करने के लिए समय मिलेगा। साथ ही साथ ज्ञानेश कुमार ने एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि शुद्ध मतदाता सूची लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए अनिवार्य किया है। वहीं पर आयोग ने बताया है कि वैध मतदाता बनने के लिए 25 जुलाई 2025 तक जरूरी दस्तावेज के साथ मतदाता गणना पत्र भरना जरूरी है। जितने भी भरे हुए मतदाता गणना पत्र मिलेंगे सभी को 1 अगस्त को जारी होने वाली ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा, चाहे इसमें जरूरी दस्तावेज नहीं दिए हों। अगर 25 जुलाई तक फॉर्म के साथ दस्तावेज नहीं दिए तो फिर 1 सितंबर तक दस्तावेज जमा किए जा सकते हैं, यानी कि 1 अगस्त और फिर 1 सितंबर के बीच आपत्ति और दावे के लिए समय निर्धारित किया गया है। दोस्तों आज 9 जुलाई को पूरे भारत बंद रखने का व्यापक असर देखने को मिल सकता है, जिसमें अनुमानित 25 करोड़ से अधिक कर्मचारी विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस और पोस्टल सेवाओं में से शामिल होंगे। ये हड़ताल 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा आयोजित की जा रही है और इसे भारत बंद का नाम दिया गया है। इसका उद्देश्य सरकार की मजदूर, किसान और फिर राष्ट्र विरोधी नीतियों के खिलाफ विरोध करना है, जो कि कॉरपोरेट हितों को प्राथमिकता देती है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अमरजीत कौर ने बताया है कि इस हड़ताल में किसानों और फिर ग्रामीण कर्मचारियों की भी भागीदारी होगी। हिंद मजदूर सभा के हरभजन सिंह सिद्धू ने कहा कि इस हड़ताल के कारण बैंकिंग, डाक, कोयला खनन कारखानों और फिर अन्य राज्य परिवहन सेवाओं पर प्रभाव पड़ेगा। भारत बंद का आह्वान करने वाले संगठन ने पिछले वर्ष श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया को 17 सूत्रीय मांगों का एक चार्टर प्रस्तुत किया था। उनका आरोप है कि सरकार पिछले 1 दशक से वार्षिक श्रम सम्मेलन का आयोजन नहीं कर रही है, जिससे मजदूरों और फिर कर्मचारियों के हितों के खिलाफ निर्णय लिए जा रहे हैं। मजदूर संगठनों ने यह भी कहा है कि आर्थिक नीतियों के कारण बेरोजगारी में वृद्धि हो रही है, जहां आवश्यक वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही है, मजदूरी में कमी आ रही है और शिक्षा, स्वास्थ्य तथा बुनियादी नागरिक सुविधाओं के लिए सामाजिक क्षेत्र के खर्च में कटौती की जा रही है। इन सभी समस्याओं का प्रभाव गरीबों, निम्न आय वर्ग के लोगों और फिर मध्यम वर्ग पर पड़ रहा है, जिससे असमानता और अभाव की स्थिति और भी गंभीर हो रही है। इस बात का पड़ी है। दोस्तों बिहार सरकार ने महिलाओं के लिए 35% आरक्षण और युवा आयोग की स्थापना को मंजूरी दी है। जहां दरअसल बात है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कल हुई कैबिनेट बैठक लगभग 1 घंटे तक चली। इस बैठक में 43 प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। इनमें से एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव यह है कि बिहार की सभी सरकारी सेवाओं में हर स्तर पर सीधी नियुक्तियों में राज्य की मूल निवासी महिलाओं को 35% शैक्षिक आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसका मतलब है कि अन्य राज्यों की महिलाएं इस आरक्षण का लाभ नहीं उठा सकेंगी। जब बैठक में एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, जिसमें बिहार में युवा आयोग का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बात की घोषणा स्वयं की है। इसके अलावा सामान्य प्रशासन विभाग के एक अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी स्वीकृति दी है। समाज कल्याण विभाग से संबंधित एक प्रस्ताव के अनुसार मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना के तहत राज्य के पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़े कमजोर वर्ग और सामान्य वर्ग के पुरुष दिव्यांग अभ्यर्थियों को कोई आर्थिक सहायता नहीं दी जाएगी। बिहार सरकार ने ये भी बताया है कि प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण यानी कि पास होने वाले दिव्यांगजनों को मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार की तैयारी के लिए 50,000 और 1 लाख रुपए की राशि देने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई गई है। दोस्तों बिहार की थाली में रसायन युक्त भोजन परोसे जाएंगे। इस योजना पर 36 करोड़ रुपए की धनराशि की खर्च होने का अनुमान है। दरअसल बात यह है कि बिहार की थाली में रसायन से मुक्त भोजन परोसे जाएंगे, यानी कि कोई रसायन नहीं होगी। इसकी तैयारी कृषि विभाग की ओर से की जा रही है। जब बिहार में नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग योजना शुरू की जा रही है। इस योजना के तहत प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके खेती की जाएगी। 20,000 हेक्टेयर में नेचुरल खेती करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें रासायनिक उर्वरकों और फिर कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाएगा। इससे बिहार के लोगों को पोषण युक्त अन्न मिलेगा। जब मिट्टी की गुणवत्ता भी सुधरेगी। जब बिहार के सभी 38 जिलों में इस योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। इसकी खेती में राज्य भर से 50,000 किसानों को लाया जाएगा। इन किसानों को कई स्तरों पर प्रोत्साहन राशि मिलेगी। ये केंद्र प्रायोजित इस योजना पर 36 करोड़ 35,26,400 रुपए खर्च किए जाएंगे। जहां पर पहले से प्राकृतिक खेती हो रही है, उस जगह ये योजना प्राथमिकता के आधार पर शुरू की जाएगी। बेगूसराय, गया, मधुबनी, नालंदा, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, रोहतास, समस्तीपुर, सारण में सबसे अधिक एरिया में प्राकृतिक खेती होगी। इन सभी जिलों में 750 हेक्टेयर में प्राकृतिक खेती होगी। जहाँ पटना, पूर्णिया, सीतामढ़ी और सिवान में 600 हेक्टेयर में प्राकृतिक खेती होगी। जबकि भोजपुर, भागलपुर, दरभंगा, गोपालगंज, कैमूर, कटिहार, मधेपुरा, नवादा, सुपौल और वैशाली में 500 हेक्टेयर में प्राकृतिक खेती कराई जाएगी।
दोस्तों, भोजपुरी अभिनेता निरहुआ की सीएम नीतीश कुमार से बड़ी डिमांड की गई है। दरअसल पूर्व सांसद और भोजपुरी अभिनेता दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने महाराष्ट्र में किए जा रहे हिंदी के विरोध की आलोचना की है। सोमवार को सीतामढ़ी जाने के क्रम में रुन्नीसैदपुर विधायक पंकज मिश्रा के आवास पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत अनेकता में एकता का देश है, यही इसकी खूबसूरती है। वह भी मुंबई में फिल्म बनाते तो एक भाषा के लोग नहीं रहते हैं, जब मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, हिंदी, भोजपुरी उपभाषा बोलने वाले साथ काम करते हैं। यह सभी कंधे से कंधे मिला करके काम करते हैं। जो हमारे अंदर भाईचारा है, इसे खत्म करने वालों के खिलाफ हर किसी को आवाज़ उठाना चाहिए। इससे पहले अभिनेता का विधायक के अलावा आवास पर स्वागत किया गया। जहाँ कलाकारों के लिए बिहार सरकार द्वारा लागू की गई पेंशन योजना की सराहना की गई है। साथ ही साथ सरकार से बिहार में कलाकार आयोग के गठन का अनुरोध किया है। वहीं पर उन्होंने कहा है कि कलाकारों के हित में पेंशन योजना जरूरी थी। इसके लागू होने से राज्य के हजारों कलाकारों को सामाजिक और फिर आर्थिक संबल मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपील करते हुए कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में कलाकार आयोग का गठन अवश्य किया जाए, ताकि कलाकारों की समस्याओं का अस्थायी समाधान मिल सके। उन्होंने बिहार कलाकार संघ के अध्यक्ष आनंद कुमार उर्फ सोनू सिंह के पहल की सराहना की है। दोस्तों, प्रशांत किशोर मतदाता सूची पुनरीक्षण पर महागठबंधन के साथ खड़े दिखे हैं। दरअसल बात यह है कि मतदाता पुनरीक्षण के विरोध में आज महागठबंधन द्वारा बिहार बंद का ऐलान किया गया है। वहीं पर इस बंद में शामिल होने के लिए राहुल गांधी भी पटना पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ अब प्रशांत किशोर ने भी चुनाव आयोग के फैसले को लेकर के महागठबंधन की बातों का समर्थन किया है। हाजीपुर पहुंचे प्रशांत किशोर ने कहा कि वोटर लिस्ट रिवीजन गलत रिवीजन हो रहा है। जहां हम लोगों की मांग है कि लोकसभा में इसी वोटर लिस्ट से चुनाव हुआ था, प्रधानमंत्री मोदी उसी से चुने गए हैं। अगर गलत है तो प्रधानमंत्री मोदी इस्तीफा दे देकर के फिर से चुनाव कराएं। वोटर लिस्ट संशोधन का हम लोग विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि हम लोगों का मांग है जो लोकसभा में वोटर लिस्ट इस्तेमाल किया गया था, इसी चुनाव आयोग के द्वारा बनाया गया था। जांच के बाद चुनाव हुआ था, उसी वोटर लिस्ट को माना जाना चाहिए। जब फिर से रिवीजन करने का मतलब बिहार के गरीब लोग जो बाहर रहते हैं उन सब का नाम वोटर लिस्ट से कट जाएगा। इसका सीधा फायदा सरकार को होगा, क्योंकि सरकार डरी हुई है। बिहार की व्यवस्था खराब होने से जो लोग बाहर गए हैं वो आएंगे तो एनडीए के खिलाफ वोट देंगे, इसलिए ये पूरा षड्यंत्र किया गया है। वहीं पर नीतीश सरकार द्वारा युवा आयोग और बेरोजगारी भत्ता देने के फैसले का प्रशांत किशोर ने विरोध किया है। उन्होंने कहा कि बिहार को ऐसे युवा आयोग की नहीं बल्कि रोजगार की जरूरत है। बिहार के युवा सरकार के ऐसे हथकंडे को समझ चुकी है, जब वह अब इससे ठगे जाने वाले नहीं है। जब आयोग बनने से कुछ नहीं होगा। नीतीश कुमार के 4 चाटुकार मंत्री और फिर अधिकारी हैं, अपने घर के लोगों को नौकरी दिलाएंगे। बिहार के युवा जो बेरोजगार था, इनके सरकार में बेरोजगार ही रहेगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार ने 2015 में वादा किया था 18 साल से 35 साल तक के युवा को जब तक नौकरी नहीं मिलेगी बेरोजगारी भत्ता के रूप में 1000 दिया जाएगा। अब तक कितने युवाओं को 1000 रुपये भत्ता मिला है। पर प्रशांत किशोर ने कहा कि महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% का सरकार के द्वारा किए गए ऐलान पर प्रशांत किशोर ने कहा है कि 2015 में ही महिलाओं को 30% सरकारी नौकरी में आरक्षण का प्रावधान है। नीतीश कुमार पहले का घोषणा को ही फिर से करके जनता को बेवकूफ बना रही है। दोस्तों, बिहार में किस पार्टी की सरकार बन रही है, सीएम की रेस में कौन दिग्गज आगे हैं, हैरान कर देने वाले एक नतीजे सामने आए। ओपिनियन पोल आई है। इस पोल के मुताबिक आपको बताएंगे कि आखिर बिहार में किसकी सरकार बन रही है और कौन मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार हैं और लोग किसे मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। तो आपको बता दूं कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले एक नया ओपिनियन पोल सियासी तापमान बढ़ा दिया है। इंक इनसाइट द्वारा जारी इस सर्वे के मुताबिक बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने की संभावना है। लेकिन दिलचस्प यह है कि मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे ज्यादा लोग आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को पसंद कर रहे हैं। इंक इनसाइट के अनुसार एनडीए को 48.9% और महागठबंधन को 35.8% वोट मिलने की संभावना है, यानी कि करीब 13% की बढ़त। इसके बावजूद भी जब मुख्यमंत्री की पसंद पूछी गई तो 38.3% लोगों ने तेजस्वी यादव का नाम लिया, जबकि नीतीश कुमार को 35.6% लोगों ने समर्थन दिया। ये विरोधाभास बिहार की राजनीति में एक बड़ा संकेत है। जनता नेतृत्व परिवर्तन चाहती है, लेकिन भरोसा अभी भी एनडीए की नीतियों पर है। सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि महिलाएं एनडीए की बड़ी वोट बैंक बनकर के उभरी है। 54.7% महिलाओं ने बीजेपी जेडीयू गठबंधन को वोट देने की बात कही, जबकि पुरुषों में यह आंकड़ा 43.6% रहा। जब उम्र के पैमाने पर देखें तो फिर 60 साल से ऊपर के लोगों में एनडीए की लोकप्रियता सबसे ज्यादा रही है। 18 से 29 साल के युवा वोटर भी 47.3% के साथ एनडीए की तरफ झुकी थी। वहीं पर बिहार की जनता के लिए सबसे बड़ा मुद्दा
रोजगार की कमी है, 51.2% ने बेरोजगारी, 45.7% ने महंगाई, 41% ने भ्रष्टाचार, 37% ने बिजली पानी सड़क और फिर सिर्फ 19% लोगों ने कानून व्यवस्था को सबसे अहम मुद्दा माना है। ये आंकड़े दिखाते हैं कि जनता विकास से जुड़ी मूलभूत समस्याओं पर फोकस चाहती है। दोस्तों, बिहार की डायल 112 ने 3 साल में 40 लाख लोगों की जान बचाई है। दरअसल बात यह है कि बिहार में आपातकालीन सेवा डायल 112 की अपनी सेवा के 3 साल पूरे कर लिए हैं। इस दौरान डायल 112 ने बिहार भर में 40 लाख से अधिक लोगों को जल्द से जल्द मदद पहुंचा करके आपातकालीन सेवाओं का नया इतिहास रचा है। इस सेवा के 3 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में डीजीपी विनय कुमार ने पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग औसतन 15 मिनट में मदद पहुँचाता है। वहीं पर डीजीपी ने बताया है कि बिहार में डायल 112 के शुभारंभ के बाद से बिहार ने एक और कीर्तिमान स्थापित किया है। आपातकालीन स्थिति में मांग की गई मदद के आधार पर रिस्पांस किए गए कॉल और फिर आंकड़े के मामले में बिहार कॉल रिस्पांस के मामले में देश में दूसरे स्थान पर है। इस डायल 112 सेवा को कल हेल्पलाइन के रूप में विकसित किया गया है। ये पुलिस, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, हाईवे पेट्रोलिंग और फिर आपदा सेवा को एकीकृत करता है। वहाँ पर डीजीपी विनय कुमार ने बताया है कि महिलाओं के लिए सुरक्षित यात्रा सुविधा की शुरुआत सितंबर 2024 में की गई थी, जिसके तहत अकेले यात्रा करने वाली महिलाओं के लिए ये सुरक्षा दीवार साबित हुई है। दोस्तों, बिहार सरकार द्वारा बिहार के युवा आयोग के गठन की घोषणा पर जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि बिहार के युवाओं से जाकर के पूछे कि उन्हें आयोग चाहिए या फिर नौकरी। बिहार के युवा अब और धोखा नहीं खाएंगे। 2015 में नीतीश कुमार ने वादा किया था कि जब तक 18 से 35 साल के युवाओं को नौकरी नहीं मिल जाती है, उन्हें 1000 रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। किसी भी युवा से पूछिए, उन्हें आज तक 1 रुपये भी नहीं मिला है। इसलिए युवा आयोग बनाने से कोई फायदा नहीं होगा। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि इस आयोग के गठन से नीतीश कुमार के 4 करीबी मित्र, मंत्री और फिर अधिकारी अपने परिवार के सदस्यों को वहां पर नौकरी दिलवाएंगे। बिहार के बेरोजगार युवा बेरोजगार ही रहेंगे। दोस्तों, मुंबई में मराठी बोलने को लेकर के उत्तर भारतीयों या फिर अन्य राज्यों के लोगों की पिटाई पर जमकर के राजनीति हो रही है। बवाल के बीच राज ठाकरे ने अपने कार्यकर्ताओं से इस तरह की मारपीट ना करने की ज़रूर बात कही है, लेकिन साथ में ये भी कह दिया है कि अगर कोई नाटक करे तो उसके कान के नीचे ज़रूर बजाओ। इसके साथ ही उन्होंने वीडियो ना बनाने की सलाह दी है। इस मुद्दे पर लगातार विवाद चल रहा है। अब बीजेपी के पूर्व सांसद और भोजपुरी अभिनेता दिनेश लाल यादव ने प्रधानमंत्री मोदी से अपील की है। जब मराठी को लेकर के चल रहे विवाद पर दिनेश लाल यादव ने कहा कि ये गंदी राजनीति है। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव होने वाले हैं और ये दोनों तारा सितारा बेरोजगार हैं। इसके पास ना सांसद है ना विधायक। इनका राजनीतिक कैरियर शून्य है। या बाहर से आने वाले लोगों पर हमला कर रहे हैं। पूरे देश को इसका विरोध करना चाहिए। ये गलत हो रहा है। दिनेश लाल यादव निरहुआ ने आगे कहा है कि इस तरह की घटनाओं को जल्द ही रोकना होगा। इससे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी इन्हीं लोगों ने बिहार के बच्चों को मारा था, लेकिन आज मोदी जी की सरकार है। अगर आज इन्हें नहीं रोक पाया तो फिर देश का भरोसा उठ जाएगा। आप ही से तो भरोसा है मोदी जी की सरकार होते हुए अगर ये लोग गुंडागर्दी करेंगे तो हमारा भी भरोसा उठ जाएगा। दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त का इंतजार अब खत्म होने वाला है। ये योजना किसानों के लिए आर्थिक सहायता बनकर के उभरी है, जो हर साल 6000 रुपये देती है। अब सवाल ये है कि आखिर इस बार की किस्त कब आएगी और फिर इसके लिए किसानों को क्या तैयारी करनी होगी। तो आपको बता दें कि किसानों के बीच चर्चा है कि पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त जुलाई 2025 में जारी हो सकती है। जब पिछली किस्त यानी कि 19वीं किस्त 24 फरवरी 2025 को जारी की गई थी और फिर आमतौर पर ये हर किस्त के बीच 4 महीने का अंतर होता है। इस हिसाब से जुलाई का समय बिल्कुल भी सही बैठता है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने सभी तैयारियां पूरी कर ली और किस्त का ऐलान अब किसी भी समय हो सकता है। खास तौर पर 18 जुलाई 2025 को बिहार के मोतिहारी में होने वाले प्रधानमंत्री मोदी की रैली के दौरान इनकी घोषणा की उम्मीद है। इस रैली में पीएम मोदी करोड़ों किसानों के खाते में 2000 रुपये ट्रांसफर कर सकते हैं। हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, घोषणा नहीं हुई है, लेकिन किसानों में उत्साह चरम पर है कि आखिर उनका पैसा आने वाला है। दोस्तों, गोपाल खेमका हत्याकांड की गुत्थी अब लगभग सुलझ गई है। हालांकि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, एक एक करके किरदार भी सामने आ रहे हैं। सबसे पहले शूटर उमेश पकड़ा गया, जिसके बाद अन्य आरोपियों के नाम सामने आते गए। इस घटना के पीछे क्या कुछ कारण है, यह स्पष्ट लगभग हो ही गया है। दरअसल शूटर उमेश सहित 3 ऐसे नाम हैं जो इस केस से जुड़े हैं। अन्य कई लोगों की भी इस प्लान में शामिल होने की पूरी संभावना है। गोपाल खेमका हत्याकांड के मामले में आज शाम
शाम 5 बजे पटना के पुलिस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक और कई सारे पुलिस रहे। सबसे पहले ये जान लें कि 4 जुलाई की रात करीब 11:40 के आसपास गोपाल खेमका की गोली मारकर के जान ले गई थी। शूटर अकेला आया था, जो गोपाल खेमका जब अपार्टमेंट के गेट पर कार से पहुंची थे तो फिर घात लगाए शूटर ने उसकी जान ले ली। इस केस का सबसे पहला किरदार है शूटर उमेश, जो कि पुलिस की गिरफ्त में है। उनसे पूछताछ में सारे गुनाह कबूल कर लिए हैं। उमेश को बीते सोमवार को गिरफ्तार किया गया। यह पटना सिटी के माल सलामी थाना क्षेत्र का ये रहने वाला है। उमेश को पहले हिरासत में लिया गया था। शुरुआत में वह खुल करके कुछ नहीं बताया, लेकिन सीसीटीवी फुटेज को जब दिखाया गया तो फिर उसने कबूल कर लिया। जहाँ उसकी निशानदेही पर स्कूटी को जो घटना में इस्तेमाल की गई थी वह मिल गई है, जब पिस्तौल को भी बरामद कर लिया गया है। वहीं पर पूछताछ में बताया गया है कि उमेश ने सुपारी लेकर के ये जान ली है। जब उसने सुपारी देने वाले का नाम अशोक बताया है। इसके बाद अशोक को भी पुलिस ने सोमवार की रात गिरफ्तार कर लिया। देर रात छज्जू बाग के उदयगिरी अपार्टमेंट में पुलिस ने छापेमारी की। अशोक का नाम मास्टरमाइंड के तौर पर सामने आने के बाद पुलिस जांच कर रही थी कि इस बीच हथियार सप्लाई करने वाले राजा का नाम सामने आ गया। राजा को पकड़ने के लिए पुलिस की टीम ने पटना सिटी इलाके में छापा मारा। विकास उर्फ राजा माल सलामी थाना क्षेत्र की पीर दमड़िया का रहने वाला था। जब पुलिस की स्पेशल टीम को पता चला कि राजा पीर दमड़िया इलाके के एक ईंट भट्टा में छुपा हुआ है, पुलिस पहुंची तो राजा फायरिंग करने लगा। जब पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में गोली चलाई तो राजा ढेर हो गया। जब गोपाल खेमका हत्याकांड मामले में मुख्य रूप से शूटर उमेश और फिर सुपारी देने वाले अशोक को पुलिस ने गिरफ्तार तो कर लिया है, जब दूसरी ओर हथियार सप्लाई करने वाला विकास उर्फ राजा मारा गया। यह सवाल है कि क्या यही 3 नाम इस केस में हैं या फिर और भी किरदार है। दोस्तों, नीतीश सरकार ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा ऐलान कर दिया है। सीएम नीतीश कुमार ने अपने 6,50,000 कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। दरअसल बिहार सरकार ने अपने करीब 6,50,000 अस्थायी और फिर संविदा कर्मचारियों तथा उनके परिवारों को बड़ी राहत दी है। अब इन कर्मियों का बीमा उनके सैलरी अकाउंट पर बिना किसी प्रीमियम के होगा। इसके तहत दुर्घटना की स्थिति में उन्हें और फिर उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए से लेकर के 1,60,00,000 रुपए तक का बीमा लाभ मिलेगा। इस योजना में हादसे में मृत्यु की स्थिति में बीमा राशि मृतक कर्मचारियों के परिजनों को दी जाएगी। वहीं पर अस्थायी विकलांगता की स्थिति में भी आर्थिक सहायता का प्रावधान है। इस योजना का लाभ राज्य के सांसदों, विधायकों और फिर विधान पार्षदों को भी मिलेगा। दोस्तों, बिहार के लोगों को चुनावी साल में कई सौगातें मिल रही है। इसी क्रम में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बिहार को बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल बिहार के अमृत भारत समेत 8 नई ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया गया है। रेल मंत्री की ओर से बताया गया है कि मंत्रालय की ओर से इसकी तैयारी कर ली गई है। जानकारी के मुताबिक इन 8 नई ट्रेनों में 5 लंबी दूरी की ट्रेनें हैं। अररिया से गलगलिया के बीच 1 से 2 महीने में चलेगी। इसके अलावा भी रेल मंत्री ने कई अन्य परियोजनाओं को लेकर के जानकारी दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की माने तो पीएम मोदी के द्वारा पटना से नई दिल्ली के बीच ट्रेनों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। वहीं पर घोषणा के बाद कहा गया है कि जल्द ही बिहार में कुछ नई परियोजनाओं को लेकर के मंजूरी मिल जाएगी। इसमें से 1156 करोड़ की लागत से 53 किलोमीटर लंबी भागलपुर जमालपुर तीसरी लाइन, 2017 करोड़ रुपए की लागत से 104 किलोमीटर लंबी बख्तियारपुर राजगीर तितलिया का दोहरीकरण और फिर 3000 करोड़ की लागत से 177 किलोमीटर लंबी रामपुर हाट भागलपुर का दोहरीकरण भी शामिल है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने युवाओं के लिए एक बड़ी घोषणा की है। जहां बिहार कैबिनेट की हुई बैठक में कुल 46 एजेंडों पर मुहर लगी, जिसमें बिहार युवा आयोग बनाने को लेकर की स्वीकृति दी गई। बिहार युवा आयोग के गठन पर अब इसके क्रेडिट लेने की होड़ भी लग गई है। एक और जहां पर सीएम नीतीश कुमार ने इसे अपनी सरकार में बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश किया है, तो वहीं पर लोजपा रामविलास प्रमुख चिराग पासवान ने इसे अपना 5 साल पुराना वादा पूरा होना बताया है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने इसे लेकर के सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने 5 साल पुराने अपने वादे को पूरा करने के लिए सीएम नीतीश कुमार का आभार जताया है। चिराग पासवान ने कहा है कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने आज बिहार युवा आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है, जो राज्य के युवाओं के हितों को समर्पित तरीके से आगे बढ़ाने के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। ये आयोग बिहार के युवाओं के हितों की रक्षा, उनके समग्र विकास तथा रोजगार, शिक्षा और फिर कौशल के क्षेत्र में योजनागत सहयोग सुनिश्चित करेगा। यह युवाओं के सशक्तिकरण और फिर आत्मनिर्भरता की दिशा में ये एक सशक्त कदम है। अब बिहार के युवाओं की आवाज़ और सशक्त होगी। उन्होंने कहा है कि युवा आयोग का गठन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। मैं और फिर मेरी पार्टी इस फैसले का हार्दिक स्वागत करती हूँ और फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का आभार प्रकट करती है।
दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का राजद और कांग्रेस सहित पूरा विपक्ष इसका विरोध करने में जुटा हुआ है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार चुनाव आयोग के विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं। अब इस पर चुनाव आयोग ने पलटवार करते हुए कहा कि आरोप लगाने वाले खुद भ्रमित हैं। बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने आरोप लगाने वालों को सलाह दी है कि आयोग द्वारा 24 जून को जारी किए गए आदेश को ठीक से पढ़ लें। उन्होंने कहा है कि आदेश में जारी सारी चीज़ें हैं जो विज्ञापनों में लिखी गई है। विनोद सिंह गुंजियाल ने कहा है कि विज्ञापन में वही दिया जाता है जितना लोगों को सहूलियत देनी होती है और जो अपेक्षित है आदेश में यही है कि मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन 1 अगस्त को होगा। उन्होंने कहा है कि आदेश में कहीं कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, जो पहले आदेश था वही लागू किया गया है। वहीं पर आयोग के आदेश में एक लाइन, एक शब्द और फिर एक कॉमा भी परिवर्तन नहीं किया गया है। सभी से आग्रह किया गया है कि आदेश को पढ़ करके समझ लें। गुंजियाल ने कहा है कि 26 जुलाई तक जो मतदाता अपना फॉर्म भी जमा कर देते हैं तो उनका नाम प्रारूप मतदाता सूची में आ जाएगा। आपको बता दें कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण का राजद और फिर कांग्रेस सहित पूरा विपक्ष इसका विरोध करने में जुटा हुआ है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसे वोटबंदी करार दिया है। उनका कहना है कि भाजपा के इशारों पर बिहार के दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और फिर अल्पसंख्यक के वोट काटने के साथ फर्जी वोट जोड़ने का खेल शुरू हो गया है। वहीं पर चुनाव आयोग का स्पष्ट कहना है कि ये काम सिर्फ मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए किया जा रहा है। इसके बावजूद भी तेजस्वी यादव लगातार चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। दोस्तों, आज 9 जुलाई है। आज 9 जुलाई 2025 को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हल्का उतार चढ़ाव देखा गया है। कुछ शहरों में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई तो फिर कई दरों में स्थिर रही है। आपको बता दूं कि देश की आर्थिक स्थिति, वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें और फिर टैक्स दरें, इन सब का असर आम आदमी की जेब पर पड़ता है। ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि आपके शहर में आज पेट्रोल और डीजल का क्या रेट है चल रहा है। अभी हम आपको सिर्फ पटना के बारे में बात करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि पटना में आज पेट्रोल 105 रुपये 23 पैसे प्रति लीटर और डीजल 91 रुपये 49 पैसे प्रति लीटर दर्ज किया गया है। यहाँ की कीमतें अन्य शहरों की तुलना में काफ़ी अधिक है। जब अपने शहर का पेट्रोल डीजल आप चेक कर सकते हैं अपने वेबसाइट में जाकर के। अगर आप अपने शहर में रियल टाइम पेट्रोल डीजल की कीमत जानना चाहते हैं तो फिर आप इंडियन ऑयल, 1 HP पे या फिर स्मार्ट ड्राइव जैसे मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। जो ऐप में शहर का नाम या फिर पिन कोड दर्ज करके आप ताज़ा दरें स्क्रीन पर देख सकते हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतें रोजाना बदलती है, जो कि पूरी तरीके से ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतों और फिर रुपये की स्तर पर निर्भर करती है। दोस्तों, क्या नीतीश कुमार की कुर्सी के लिए ये जो वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का काम किया जा रहा है ये खतरा साबित हो सकता है? चुनाव आयोग द्वारा बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन विवाद गहराता जा रहा है। राजद, कांग्रेस और फिर वाम दलों के साथ साथ एनसीपी जैसे कई अन्य दलों ने भी सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करके इस रिवीजन को रोकने की मांग की है। इन दलों का आरोप है कि इस रिवीजन के जरिए सरकार विशेष समूह को वोटर लिस्ट से बाहर करके उन्हें वोट देने से रोकना चाहती है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव 9 जुलाई यानी कि आज वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण पर बिहार में चक्का जाम करने का ऐलान कर दिया है। महागठबंधन के इस प्रदर्शन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी शामिल होंगे, जैसे इस प्रदर्शन का व्यापक असर होने की संभावना है। वहीं पर पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने जिस तरह से पश्चिम बंगाल में भी वोटर लिस्ट पुनरीक्षण की मांग की है और टीएमसी ने इसे लेकर के अपनी नाराजगी व्यक्त की है, जो ये मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर गर्माता दिखाई दे रहा है। ममता बनर्जी ने भी महागठबंधन के चक्का जाम प्रदर्शन को अपना समर्थन दे सकती है। विपक्षी दलों के गर्मी दिखाने से आम जनता और फिर सोशल मीडिया के बीच भी वोटर लिस्ट रिवीजन बहस का मुद्दा बनता दिख रहा है। तो क्या वोटर लिस्ट विवाद के रूप में विपक्ष को बड़ा चुनावी हथियार मिल गया है? ये सवाल है। सवाल यह भी कि क्या इसका असर भी लोकसभा चुनाव में उठे मुद्दे संविधान पर खतरे जैसा होगा, जिसने मोदी को पहली बार अपने बल पर सत्ता में आने से रोक दिया था। वहीं पर बिहार चुनाव में दोनों ही खेमे अपनी अपनी पिच को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। जब भाजपा इस कोशिश में है कि पूरा चुनाव हिंदुत्व और फिर राष्ट्रीय एकता के मुद्दे पर लड़ा जाए, जब उसने पिछले दरवाजे से हिंदू संतों के सम्मेलन कराकर के हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश करना शुरू कर दिया है। स्वामी रामभद्राचार्य और फिर बाबा बागेश्वर जैसे हिंदू संतों के जरिए लोगों को अपनी जातियों को भूल करके एकजुट होने की अपील कराई जा रही है। यह जातीय राजनीति की चाशनी में आंकड़े डूबे बिहार ने इन संतों की थोड़ी सी भी आवाज़ सुनी तो फिर चुनाव पर इसका बड़ा असर हो सकता है। ये सीधे तौर पर नीतीश कुमार और एनडीए को मजबूत करेगा। वहाँ पर विपक्ष अपनी आजमाई पिच पर कम से कम 1990 के दशक का राजनीति
राजनीतिक इतिहास यही बताता है कि समाजवाद की चादर ओढ़े जातिवाद ने भाजपा के राष्ट्रवाद और फिर हिंदुत्व को रोकने में अच्छी सफलता पाई है। ऐसे में विपक्ष भी अपनी आजमाई हुई ताकत को एक बार फिर से मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। वहीं पर तेजस्वी यादव लालू यादव का नया वर्जन बनने की कोशिश कर रहे हैं, जब वे दलित पिछड़ी जातियों को साथ लाने के साथ साथ जातिवाद की राजनीति को भी कर रहे हैं, तो फिर साथ साथ रोजगार और फिर विकास का मुद्दा भी उठा रहे हैं। ये लालू यादव की राजनीति से एक कदम आगे जाने की बात है, उन्हें स्वीकार्यता भी मिल रही है। लेकिन जिस तरह उन्होंने पटना के गांधी मैदान में इमारत शरिया की सभा में ये ऐलान किया है कि यदि वे सत्ता में आते हैं तो वक्फ कानून रद्द कर देंगे, भाजपा को उन्हें मुसलमानों का तुष्टिकरण करने वाला नया लालू करार दे रही है। एक छत्र कब्जा होने के बाद भी यदि सांप्रदायिक विभाजन गहराया तो तेजस्वी यादव को इससे नुकसान हो सकता है।